वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो है वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 13 10th क्लास की फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन कॉम्बिंग आवर हेयर वी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आवर हेयर ऑनटू द कॉम्ब द चार्ज ऑन आवर हेयर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या ऑप्शन नंबर डी है इनफिनिट। अब पूछा जा रहा है कि कंघी करते हुए जो हमारे बाल हैं वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं कंघी की तरफ, तो हमारे बालों पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या इनफिनिट होता है? तो देखिए, जब हम कंघी कर रहे होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे बालों से शिफ्ट हो रहे होते हैं कंघी की तरफ, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद होती है बालों के ऊपर, उनमें कमी वाक़ई हो जाती है। जब भी किसी भी जिस्म के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी वाक़ई हो जाती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस जिस्म को वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। तो अब चूंकि हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं कंघी पर, तो हमारे बालों पर जो चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फर्स्ट का, और वो है पॉजिटिव, क्योंकि बालों पर इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई हो जाती है। दूसरा है द यूनिट ऑफ चार्जेस। चार्ज की यूनिट क्या होती है? फैराड, कूलम, वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, COULOMB, कूलम। चार्ज की यूनिट है वो कूलम है। क्यों? क्योंकि कूलम लॉ जो है वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट सर चार्ल्स अगस्टन कूलम ने पेश किया था, तो उनके एजाज में जो चार्ज की यूनिट है उसका नाम कूलम रख दिया गया। उसके बाद है तीसरा, इनिशियली स्फीयर ए हैज अ चार्ज ऑफ -50 E एंड स्फीयर बी हैज अ चार्ज ऑफ +20 E. The spheres are made of conducting material and are identical in size. If the spheres then touch, what is the resulting charge on sphere A? +15 E, -15 E, +35 E, -35 E. अब यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक है स्फीयर ए और दूसरा है स्फीयर बी। ये दोनों स्फीयर्स हैं वो एक ही मेटल से बने हुए हैं और एक ही जैसे साइज के हैं। शुरू में स्फीयर ए के ऊपर जो चार्ज है वो -50 E है, और जो स्फीयर बी है उसके ऊपर +20 E है। इसका मतलब है कि यहाँ पर +50 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन्स के मुकाबले में, और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है प्रोटॉन्स के मुकाबले में, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर स्फीयर्स आपस में टच करें, ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के पास लाकर एक दूसरे के साथ टच करवाएं, तो अब क्या होगा? स्फीयर ए पर चार्ज कितना हो जाएगा? तो जब हम इनको आपस में जब टच करवाते हैं, तो क्योंकि ये दोनों कंडक्टर हैं तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। किधर से किधर? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे किधर? ए से बी की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं तो शुरू में ये +20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो 0 हो जाता है, और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो -30 E हो जाता है, और इसके ऊपर +20 और -20 आएंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों कंडक्टर हैं और दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो अब इनके दरमियान इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किस वक्त आएगा? जब दोनों पर चार्जेस की मिकदार हो जाएगी बराबर। तो अब इधर से मजीद 15 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, तो इस पर -15 E चार्ज रह जाएगा और इस पर भी -15 E चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन जहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब चार्ज ए, ये जो स्फीयर ए है, इस पर जो चार्जेस होंगे वो कितने हो जाएंगे? -15 E, और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। बी है -15 E, ये होगा हमारे पास आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस बिटवीन two charged particles is half, the Coulomb force between the two charged particles becomes half, 1/4, डबल या 4 times। पूछा जा रहा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस हो आर प्राइम वो आधा कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? आधा, यानी r/2 कर दिया जाए,
द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स बिकम। तो कूलम फोर्स पर क्या असर पड़ता है, कूलम फोर्स कितनी होती है, तो ये कूलम लॉ है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब कूलम फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, जब डिस्टेंस को आधा करेंगे तो नई जो कूलम फोर्स होगी उसको हम F प्राइम कह देते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R प्राइम हमारे पास जो होगा वो R/2 है, तो इसको R/2 कह देते हैं और इसका ये स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को आधा कर दिया है। डिस्टेंस पहले अगर R था तो नया जो डिस्टेंस है R प्राइम वो R/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस 4 को ऊपर ले आते हैं तो F प्राइम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो अब ये देखें कि F प्राइम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 4 और ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर जो है F के इक्वल है तो 4 है। F प्राइम जो है वो 4F के इक्वल हो जाएगा और 4F जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ चार्जेस, मटेरियल मीडियम, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जो कूलम कांस्टेंट K होता है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करती है, मटेरियल मीडियम पे करती है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस पे करती है, ये सब पे करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखें K जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जबकि 4 पाई कांस्टेंट है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये किसकी होती है, ये मीडियम की होती है, जिसमें हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन डाल देते हैं जब किसी चार्जेस किसी भी मीडियम में पड़े हुए हों। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है चार्जेस के दरमियान वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा वो होगा मटेरियल मीडियम। ऑप्शन नंबर है बी मटेरियल मीडियम। Question number 6 है an additional capacitor is added to a group of capacitors already connected in series. The equivalent capacitance increases, stay the same, decrease goes to 0. ये कहा जा रहा है कि एक इजाफी कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ ऐड किया गया है जब वो सीरीज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, आया कि वो बढ़ेगी, उतनी रहेगी, डिक्रीज करेगी या 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो जो सीरीज का जो फार्मूला होता है कैपेसिटर्स के जोड़ों का तो वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि यहाँ पर ये सारे रेसिप्रोकल होते हैं तो हमेशा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इन कैपेसिटर में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी ये काम होती है। तो अगर आप मजीद कैपेसिटर्स को ऐड करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा कम होती जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी जो कि है डिक्रीज। इजाफी कैपेसिटर भी ऐड करने से जो कैपेसिटेंस होती है वो कम ही होती है। 7th है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फैराड कूलम वोल्ट न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि है वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 4 आइडेंटिकल 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इलेक्ट्रिकली, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 4 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड या 1/8 माइक्रोफैराड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें ये है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 एक जैसे कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। इनको एक सर्किट में जोड़ दिया गया है आपस में। अब कौन सा कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें कम से कम कैपेसिटेंस हासिल होगी।
कम से कम कैपेसिटेंस। तो अभी हमने 6 में पढ़ा था कि सीरीज में हमें जो कैपेसिटेंस हासिल होती है वो सबसे जो छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी हमें कम कैपेसिटेंस हासिल होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमारे पास 4 कैपेसिटेंस हैं, इनको जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट होगा वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब यहाँ से हमें मालूम करना है कि जो लीस्ट कैपेसिटेंस हमें हासिल होगी वो कितनी होगी। तो 1/C1 भी 1 है, C2 भी 1 है, C3 भी 1 है और C4 भी 1 है, सारे 1 माइक्रोफैराड है। 1 कैसे लेंगे, 1 ही आएगा, ऊपर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आएगा 4/1। अब दोनों साइडों पे आप क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। ये 1/C है, ये C इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा नीचे से, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 4/1 है, इसको उल्टा लें, ये 1/4 माइक्रोफैराड होगा। तो ये 1/4 माइक्रोफैराड जो होगा ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर C। तो जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो जो कम से कम हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी वो होगी 1/4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद है 9, आखिरी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है इस एक्सरसाइज का। A capacitor C has a charge Q. The actual charges on its plates are। एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो Q है। अब इसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे। ऑप्शन ए है QQ, बी है Q0, सी है Q-Q, डी है Q/2 और -Q/2। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको जब हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये फ्लो करते हैं और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ये कौन सा चार्ज होता है, -Q। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो +Q आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज तो Q होगा इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर, लेकिन हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक के ऊपर +Q होगा और दूसरे के ऊपर -Q होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर C और वो है Q, -Q। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और जो मजीद हमारे पास जो बाकी यूनिट्स हैं उनके MCQs को देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।